Gross domestic product (GDP). It is the market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country in a given time period, usually 1 year. तो जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है कि किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में एक 1 ईयर के अंदर अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज, तो गुड्स मतलब होगी बैट बॉल, टीवी, मोबाइल, फ्रिज, पेन, बुक, ये सब, और सर्विसेज हो गई हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ये सब जो सर्विसेज होती है। तो टोटल गुड्स और सर्विसेज का जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो होती है जीडीपी। तो इसमें सबसे पहले मार्केट वैल्यू मतलब जो दुकान पे हमको पैसे देने के बाद में चीज़ मिल रही है, तो जितने पैसे हमने दिए किसी चीज़ के लिए तो वो उसकी मार्केट वैल्यू होगी। तो एक तरह से हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि एमआरपी की सिमिलर होती है कि किसी पेन की एमआरपी 10 रुपये है तो 10 रुपये में हमको मिलता है, तो वो उसकी मार्केट वैल्यू भी 10 रुपये ही होगी। तो इस तरह से ये समझ सकते हैं कि एमआरपी की सिमिलर होती है मार्केट वैल्यू। और फाइनल का मतलब होता है रेडी टू कंज्यूम, जिसमें कोई भी आगे प्रोसेसिंग नहीं होगी, उसको सीधा सीधा सिर्फ यूज ही किया जाएगा। जैसे आइसक्रीम होती है तो आइसक्रीम को जो बनाती है कंपनी फैक्ट्री में, उसमें मिल्क, शुगर, चॉकलेट पाउडर, ये सब चीज़ें यूज होती है, लेकिन जब उसको यूज़ करने के बाद में आइसक्रीम बन जाती है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है, वो सीधे हमारे पेट में ही जाएगा। तो वो फाइनल प्रोडक्ट होता है, उस फाइनल प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वही जीडीपी में काउंट होगी, जो ये रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है उसकी नहीं होगी। वैसे ही ये टाटा मोटर्स जैसे कंपनी है ऑटोमोबाइल, तो वहाँ पर भी आयरन, स्टील और रबर ये सब यूज़ होता है, उसको यूज़ करने के बाद में कार बनती है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट कार हुआ उसकी ही मार्केट वैल्यू जो होगी वो जीडीपी में आएगी। वैसे सीमेंट, स्टील ये सब यूज़ करके अगर ईंट, घर बनता है, तो जो फाइनल घर जो प्रोडक्ट हुआ वो घर हुआ, तो उस घर की वैल्यू जीडीपी में काउंट की जाएगी। ऐसे डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब एक तो हमारे देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री होगी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर से तमिलनाडु तक, उसके अलावा लक्षद्वीप और ये हमारे अंडमान निकोबार हो गए, और उसके अलावा जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में 200 नॉटिकल माइल का जो एरिया है वो भी भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो वहाँ से भी अगर नेचुरल गैस और ऑयल ये सब निकलती है तो वो भी भारत का ही हिस्सा माना जाएगा और भारत की जीडीपी में काउंट होगा। इसके अलावा जैसे फ्रांस, जर्मनी में भारत की एम्बेसी है, भारत के डिप्लोमेट रहते हैं, वो भारत की सरकार उनको पैसे देती है। तो जो एम्बेसी में जो भी सर्विस कर रहे हैं वो देश के लिए पासपोर्ट, वीज़ा का जो भी काम देख रहे हैं, तो जो वो सर्विस वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है जिस सर्विस का, तो वो भी भारत की जीडीपी में ही शामिल होगा, क्योंकि वो डोमेस्टिक टेरिटरी भारत की मानी जाएगी। अब नॉमिनल जीडीपी क्या होता है कि किसी एक साल में हमने जीडीपी निकाली, मतलब प्रोडक्शन यूनिट्स का, और उसको अगर एक यूनिट के प्राइस से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देंगे तो वो नॉमिनल जीडीपी आ जाएगी, उसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। ऐसे अगर 2019 में यहाँ पर देखें 10 पेन का प्रोडक्शन हो रहा है और प्राइस है एक पेन की 10 रुपये, तो टोटल 100 रुपये हो गया। और अगर अगली साल 2020 में अगर पेन का प्रोडक्शन एक कम होकर 9 हो जाता है और प्राइस बढ़ के 12 रुपये हो जाता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 रुपये जीडीपी आ जाएगी। अगर यहाँ पर देखें तो नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस, जिसको करंट मार्केट प्राइस ही बोलते हैं, 2019 100 रुपये और 2020 में 108 रुपये। अगर यहाँ से यहाँ पर देखते हैं तो 8% का इंक्रीज़ हो रहा है जीडीपी में, तो लेकिन प्रोडक्शन कम हो रहा है। अब प्रोडक्शन कम हो रहा है तो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी, लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, तो इकोनॉमी की हालत तो ख़राब हो रही है, लेकिन फिर भी जीडीपी ऊपर जा रही है। तो ये मतलब इकोनॉमी की ट्रू पिक्चर को हमको समझ नहीं सकते, इकोनॉमी की जो वास्तविक कंडीशन है वो ये नॉमिनल जीडीपी से हम नहीं समझ सकते। इसलिए इसको नॉमिनल मतलब नाम मात्र की जीडीपी है, ये वास्तविक जीडीपी नहीं है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि एक्चुअल ग्रोथ इकोनॉमी की उसको रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए हमको एक बेटर इंडिकेटर चाहिए, उसका नाम है रियल जीडीपी। अब रियल जीडीपी में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है वो तो करंट मार्केट ईयर का, करंट ईयर का लेते हैं, लेकिन प्राइस है वो करंट ईयर का नहीं लेते हैं, वो हम एक बेस ईयर सेट कर लेते हैं, और उस बेस ईयर में जो भी उस गुड्स का प्राइस था, जो इस साल भी प्रोड्यूस हो रही है और उस साल भी उसको प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन जो जितनी वो प्रोड्यूस हुई क्वांटिटी वो तो इस साल के ले लेंगे, और जो उसका प्राइस बेस ईयर में था वो लेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो जीडीपी निकलेगी वो रियल जीडीपी होगी। तो जैसे अगर यहाँ पर देखते हैं तो प्राइस हमने 2019 को अगर बेस ईयर लेते हैं तो 10 रुपये का प्राइस हमने सेट कर दिया, और उस हिसाब से अगर जीडीपी देखें तो यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 90 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 10% की नेगेटिव ग्रोथ रेट हो रही है। तो अब यहाँ पर जीडीपी की ये हमको ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट हो रही है, इकोनॉमी की वास्तविक में क्या हालत हो रही है वो यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है। और यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे जो जीडीपी है, रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। अब रीसेल वैल्यू का मतलब ये होता है कि 2010 में हमने कोई कार का प्रोडक्शन किया 5 लाख रुपए का,
और हमने उसको ख़रीदा और 2020 में हमने उसको बेच दिया 2 लाख रुपए में। तो जो ये 2 लाख रुपए आए वो 2020 की जीडीपी में काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो कार का प्रोडक्शन हुआ था वो 2010 में हुआ था, 5 लाख रुपए उसकी मार्केट वैल्यू थी, और वो जो 5 लाख रुपए मार्केट वैल्यू थी वो 2010 की जीडीपी में ऑलरेडी काउंट हो चुकी थी। तो जब प्रोडक्शन ही 2020 में नहीं हो रहा तो फिर 2020 की जीडीपी में भी इसको काउंट नहीं कर सकते। अब फॉरेन इनकम जैसे भारत की कंपनी होती है टीसीएस, या फिर भारत के बहुत सारे जो गल्फ़ कंट्रीज है, सऊदी अरब, यूएई, कतर में भारत के बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, वहाँ पे काम करके यहाँ पे पैसे भेजते हैं। तो जब वो काम ही वहाँ पर कर रहे हैं फैक्ट्रियों में और प्रोडक्शन ही उन कंट्रीज़ में हो रहा है, भारत में हो ही नहीं रहा, तो भारत की जीडीपी में कैसे काउंट हो सकता है? वो तो वो उन देशों की जीडीपी में काउंट होगा, भारत की जीडीपी में काउंट होगा ही नहीं। जो रेमिटेंस होते हैं, गिफ्ट भेजें या फिर डोनेशन पीएम केयर फंड में अगर वो डोनेट करते हैं तो वो भी भारत की जीडीपी में शामिल नहीं होगा। और इस तरह से अगर यहाँ पर श्रीलंका के या फिर बांग्लादेश के कोई वर्कर काम कर रहे हैं भारत में और वो वहाँ पर पैसा भेजते हैं तो भारत की जीडीपी में शामिल हो जाएगा। वो उन देशों की जैसे मतलब नेपाल, श्रीलंका की जीडीपी में शामिल नहीं होगा। वैसे सेम केस भारतीय कंपनियों का, जैसे ओएनजीसी विदेश कंपनी है, तो ये रूस में जाके या फिर ईरान में जाके अगर ऑयल निकालती है तो वो जो ऑयल निकला, जो प्रोडक्शन हुआ ऑयल का, उसकी जो वैल्यू है वो ईरान या रूस की जीडीपी में काउंट होगी, क्योंकि वो भारत में काउंट नहीं, प्रोडक्शन नहीं हो रहा। ऐसे इन्फोसिस, टीसीएस जो आईटी सॉफ्टवेयर की यूरोप में या यूएसए में काम करती है, वहाँ पर जो प्रोडक्शन कर रही है जैसे आईटी सर्विसेज का, तो वो भी यूरोप या यूएसए की जीडीपी में काउंट होगा, भारत की जीडीपी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन भारत में नहीं हो रहा। अब उसका जो प्रॉफिट है, डिविडेंड है, वो तो भारत में आएगा, लेकिन वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। वो जैसे 2008 में रतन टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर कंपनी को ख़रीदा था। तो ये कंपनी है यूके बेस, जो यूके में जितनी भी कार यहाँ पर कार बेचेगी ये कंपनी, और मैन्युफैक्चर भी यूके में कर रही है और यूके में बेच रही है। तो जो प्रोडक्शन होगा वो यूके की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा, यूके की जीडीपी बढ़ाएगा, भारत की जीडीपी नहीं बढ़ाएगा। अब टाटा ग्रुप का जो भी शेयर है उस साथ में प्रॉफिट तो मिलेगा टाटा ग्रुप को, वो प्रॉफिट तो भारत में आ जाएगा। या फिर जो रेंट उनको मिल रही होगी किसी बिल्डिंग से या फैक्ट्री से, वो भी भारत में आ जाएगा, लेकिन वो जीडीपी में नहीं होगा। अब जीडीपी डिफ्लेटर कुछ नहीं होता कि नॉमिनल जीडीपी डिवाइड अपॉन रियल जीडीपी। तो अब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या फ़र्क होता है कि जो रियल जीडीपी होती है उसमें प्रोडक्शन तो करंट ईयर का लेते हैं, और नॉमिनल जीडीपी में भी प्रोडक्शन तो करंट ईयर का ही होता है। और सिर्फ फ़र्क ये है कि जो नॉमिनल जीडीपी होती है उसमें प्राइस करंट ईयर का होता है, और रियल जीडीपी में प्राइस होता है वो बेस ईयर का होता है। तो सिर्फ प्राइस का ही फ़र्क है। तो इनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो अगर जीडीपी बढ़ रही है, नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है, तो वो उसमें इन्फ्लेशन की वजह से कितनी बढ़ रही है और रियल प्रोडक्शन की वजह से कितनी बढ़ रही है, क्योंकि प्रोडक्शन तो सेम है और प्राइस का ही डिफरेंस है इन दोनों में। तो इन जो जीडीपी में ग्रोथ हो रही है तो प्राइस लेवल की वजह से कितनी ग्रोथ हो रही है वो ये जीडीपी डिफ्लेटर हमको बता सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, जैसे ये टेबल है कि 2018 में जो बेस ईयर होता है उसमें तो नॉमिनल और रियल जीडीपी दोनों सेम ही होगी, तो जीडीपी डिफ्लेटर 100 हो गया। और ये यहाँ पर 120 होती है बढ़कर, और रियल जीडीपी 110 होती है, तो जीडीपी डिफ्लेटर 109 हो गया। और ये 140 और 125 होती है तो 112 हो गया। अब ये देखो यहाँ से 109 होता है और 109 से 112 हुआ, तो पहले तो जो महंगाई है वो तो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी थी, और बाद में फिर महंगाई की जो इन्फ्लेशन की रेट है वो कम हो गई। और यहाँ पर ये है कि जैसे WPI और CPI के जो डेटा हर महीने गवर्नमेंट रिलीज़ करती है, तो वो क्या होता है कि एक बास्केट है उसके अंदर कुछ गुड्स, फिक्स गुड्स ले लेते हैं, तो इन गुड्स के प्राइस में जो भी चेंज होगा उसके हिसाब से और उसको काउंट करते हुए ये WPI और CPI के डेटा को रिलीज़ किया जाता है। तो इसमें जो गुड्स इसके अंदर हैं, गुड्स इस बास्केट में, उनका ही प्राइस में जो चेंज हो रहा है वही रिफ्लेक्ट होगा CPI और WPI में। लेकिन जो जीडीपी डिफ्लेटर में तो इकोनॉमी में जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है वो सभी इसके अंदर आ जाता है। तो ये एक तरीके से अलग तरीका है पूरी इकोनॉमी को, जो इन्फ्लेशन है उसको मेजर करने का।